नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की एग्रोनॉमी बुक का चैप्टर 3 फसल चक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं फसल चक्र किसे कहते हैं। विभिन्न फसलों का निश्चित क्षेत्रफल में आवर्ती अनुक्रमण फसल चक्र कहलाता है। इसकी एक दूसरी परिभाषा है जो और ही इजी तरीके से है, जिसमें कहा गया है किसी निश्चित क्षेत्रफल पर एक निश्चित अवधि तक फसल को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहलाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि आपके पास एक ऐसा निश्चित क्षेत्रफल हो और जो भी फसल आप उस वक्त उगा रहे हो उसके लिए एक निश्चित तापमान, उसके लिए उस अवधि हो, फिर उसमें हम उसी फसल का हेर फेर कर बुआई करना ही फसल चक्र कहलाता है। अब फसल चक्र के सिद्धांत होते हैं कि हम किस प्रकार फसल चक्र को अपनाकर अपने भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में कारगर हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल बोना। यानी कि एक बार हम गहरी जड़ वाली फसल बोएंगे तो दूसरे वर्ष में उसी समय में हम उथली जड़ वाली फसल का प्रयोग करेंगे। वहीं हमारा दूसरा पॉइंट है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोना। उसी प्रकार है जिस प्रकार अभी हमने बात की थी गहरी जड़ वाली और उथली जड़ वाली, उसी प्रकार है कि एक बार हम इस प्रकार की फसल का यूज करेंगे जिसमें खाद की मात्रा अधिक लगती हो, और उसी वक्त दूसरी फसल में हम ऐसा यूज करेंगे जिसमें कम खाद की आवश्यकता पड़ती हो। तीसरा पॉइंट है हमारा दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल बोना। चौथा पॉइंट अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसल को बोना ही चाहिए, फसल चक्र के सिद्धांत कहता है। कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। जितने भी कृषि साधन होते हैं इनका समय पर सही माध्यम तरीके से इनका यूज होना चाहिए। छठा है हमारा फसल चक्र की सभी फसलें एक ही कुल की ना हो। सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर हम फसल चक्र का प्रयोग कर रहे हैं तो हर बार हम एक ही कुल की फसल का बार बार ना यूज करके अलग अलग कुल के फसल का यूज करें। और फसल चक्र अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके सिद्धांत की, तो उससे हमें लाभ क्या हो रहा है। खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, हमारी भूमि की जो मृदा है वो उर्वरक उसकी क्षमता बनी रहती है, भूमि की भौतिक दशा ठीक रहती है, खरपतवार रोगों कीटों के नियंत्रण के लिए सहायता मिलती है और फसलों की उपज अधिक होती है। फसल उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपलब्ध कृषि साधनों, बीज, खाद, पानी, श्रम पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित फसल उत्पादन। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास के साथ बोई जाती हैं तो उसको मिश्रित सस्यन या मिश्रित फसल उत्पादन कहते हैं। यानी कि जब किसी खेत में हम दो या दो से अधिक फसल को पंक्ति विन्यास में एक साथ बोएंगे तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। इसका उद्देश्य भूमि का पूरा उपयोग करना है, जोखिम कम करना और पोषण संतुलन बनाए रखने का है। उदाहरण देखें हम तो गेहूँ और चना, गेहूँ और सरसों, धान, अरहर, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, अरहर, कपास, उड़द। अब कुछ याद रखने की बात है, जैसे यदि एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल से किसान को कुछ लाभ हो सकता है। इस पैटर्न का उपयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कोई मुख्य फसल लगाए हुए हैं या दोनों भी फसल लगाएं, कोई एक किसी कारण खराब हो जा रही तो हमें दूसरे से कुछ सहायता मिल सकती है जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर बना सकें। अब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहा जाता है, तो उसमें फसलोत्पादन के साथ साथ जब कृषि संबंधित दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है तो इसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। इससे किसान को दोगुना लाभ मिलता है और जोखिम भी कम होता है। यानी कि हम खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करें, पशुपालन करें, भेड़ पालन करें, मुर्गी पालन करें, इन सभी का इस्तेमाल करना ही हमारा मिश्रित खेती कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इससे आय भी दोगुना हो जाती है और रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो जाती है किसानों में। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं।
एक वर्ष में एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाना बहुवर्षीय खेती कहलाती है। बहुभाग की उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र से 2, 3 या 4 फसल तक उगाई जा सकती हैं। इससे खेत खाली नहीं छोड़ा जाता है और ज़मीन का अधिकतम से अधिकतम उपयोग करके हम अपने आप को बेटर साबित कर सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला क्या, एक ही खेत में क्रम और कई फसलें उगाना चाहिए। इससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं। इसके लिए सिंचाई की सुविधा, उर्वरक का समय, सही प्रबंधन जरूरी भी होता है। ये पॉइंट ध्यान देने की बातें हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। जब पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि फसल हमारी कटने से पहले ही हम दूसरी फसल की बुआई कर दें उसी खेत में तो उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। या ये जिसमें लिखा हुआ है यानी दोनों फसलें एक ही खेत में कुछ समय तक एक साथ बढ़ती रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें धान प्लस गेहूँ, धान की फसल पकने से कुछ दिन पहले गेहूँ की बुआई कर दी जाती है। वहीं धान और सरसों की बात कर लें, धान की बालियाँ पकने से पहले सरसों की बुआई की जाती है। अरहर और गेहूँ की बात करें, अरहर देर से पकती है इसलिए बीच में गेहूँ की बुआई हो सकती है। जूट और धान में भी ऐसा ही है। मुख्य बिंदु क्या है, जमीन का समय खाली नहीं रहना चाहिए, सिंचाई और समय का बेहतर उपयोग होता है, किसान को लागत, उत्पादन और आय मिलती है। अंतराशयन सस्यन किसे कहते हैं, इंग्लिश में इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। जब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल पंक्तियों में एक साथ उगाई जाती हैं तो उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि एक खेत में 2 से अधिक फसल को एक पंक्ति में उगाते हैं उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसमें फसलें इस तरह लगाई जाती हैं कि वे एक दूसरे के विकास में बाधा न डालें और पोषक तत्व का संतुलन बना रहे। यानी कि किसी तरीके से एक दूसरे फसल आपस में डिस्टर्ब ना करें, ये अपने आप में वृद्धि करें, उत्पादन कर दें। उदाहरण के लिए गेहूँ, सरसों, मक्का, मूंगफली, ज्वार, अरहर, कपास, मूंग, गन्ना, आलू। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, फसलें एक ही समय पर और अलग अलग पंक्तियों में बोई जाती हैं। फसलें ऐसी चुनें जिनकी पोषक आवश्यकताएं अलग हों, जैसे एक दलहनी हो, एक अनाज की फसलें हों। भूमि, पानी और पोषक तत्व का सर्वोत्तम उपयोग होता हो। एक फसल खराब होने से दूसरी से किसान को लाभ मिल जाए। ये सारे पॉइंट्स हमारे हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राइजोबियम कल्चर, जिसे हम जैव उर्वरक कहते हैं, जो आज के समय में बहुत ही चर्चित नाम है। चलिए हम जानते हैं राइजोबियम कल्चर किसे कहते हैं। यह एक जैव उर्वरक है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और राइजोबियम जीवाणु का मिश्रण होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करके उपज 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि यह एक प्रकार का जैव उर्वरक है जिसका उपयोग करने से उपज में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ये काम क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जमीन में लाकर एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। राइजोबियम कल्चर राइजोबियम जीवाणुसाजीवी है, जबकि एजिटोबैक्टर एवं पीएसबी, जिसे हम फास्फेट घुलनशील जीवाणु भी कहते हैं, मुक्तजीवी है। ये एजिटोबैक्टर अति सूक्ष्म जीवाणु हैं जो खाद्य फसलों में जैसे गेहूं, धान आदि में पाई जाती हैं। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें पीएसबी किसे कहते हैं, तो ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में मौजूद अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील पदार्थ के रूप में बदलने का काम करते हैं, जिससे पौधे आसानी से उसे अवशोषित कर सकें। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा।